जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी करेंगे और इसमें सबसे पहले हम सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है और ये डिस्कवर कैसे हुआ, किस वक्त डिस्कवर हुआ और फिर इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हुई और फंक्शंस क्या होते हैं सेल के। So, both living and non-living things are, you can say, composed of molecules made from chemical elements such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. तो बेसिक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हैं और ये खास तरतीब के साथ जब मिलते हैं तो यही एक सेल बना देते हैं और सेल से फिर लिविंग बॉडीज बनती। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स इज वन फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग्स। तो खास तरतीब से जब ये अरेंज होते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी सेल बन गया है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वैसे अगर है किसी भी चीज के अंदर किसी और तरतीब से तो वो नॉन लिविंग। The cell is the smallest unit of matter that can carry on all process of life। तो ये इसकी डेफिनेशन ने कहा कि जो लाइफ की सेल है। तो इसकी वजह एक तो ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि सेल तो मुख्तलिफ होते हैं, मतलब लिवर सेल और हैं, हार्ट सेल और हैं और जो सेल्स हैं आपके स्किन के वो बिल्कुल और तरह से काम करते हैं, इस तरह ब्लड सेल और तरह से काम करते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो आप देखें एक ही सेल के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं। तो बेसिक जो सेल प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी एक जैसे ही होते हैं, फिर उसके बाद उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है और वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक बेस वही है, वहीं से फिर उनके फंक्शन जो है वो उनको असाइन हो जाते हैं। सो एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम टीनिएस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट वेल इज मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। बैक्टीरियम जो है वो प्रोकैरियोट से बना होता है और जो वेल है वो और उसमें एक प्रोकैरियोट है, एक ही सेल है और जो वेल है उसके अंदर थाउजेंड। Before the 17th century, no one knows that cell existed since they are too small to be seen with the naked eye. हम बगैर माइक्रोस्कोप के देखना चाहें तो हमें सेल्स नजर नहीं आते, तो इसलिए 17वीं सदी तक चूंकि माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी तो इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता, किसी को नहीं पता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी। So the invention of the microscope enabled Robert Hooke 1665 and Anthony von Leeuwenhoek, ये दो साइंटिस्टों के नाम है, वो ये 1675, तो ये तकरीबन 10 साल का इनका आपस में फर्क है, to see and draw the first cells, a word coined by Hooke to describe the cells in a thin slice of cork which reminded him of the rooms where monks lived। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जो उन्होंने मटेरियल देखा वो कॉर्क था। कॉर्क बेसिकली एक छाल होती है दरख्त की जिसको काट काट के तो जो मुख्तलिफ बोतलें होती थी उनके ढकने बनाए जाते थे। आपने भी देखा होगा, अभी तक भी कई जगह यूज ये होते थे। तो उनको उन्होंने बारीक स्लाइस बना के तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उन्हें ऐसे लगा कि ये इसमें छोटी छोटी कोठरी हैं जिनके अंदर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स होते हैं जो कुछ जैसे बौद्धिज्म के इबादत गुजार होते हैं लोग, तो वो छोटी छोटी कोठरियों में बैठ के इबादत करते हैं, तो इसलिए उसको सेल क्या कहा जाता है, तो उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। सो आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स वाज पुट फॉरवर्ड in about 1840 and 1855 came cell theory। 1840 के अंदर ये नजरिया आया कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं और उसके बाद फिर जो सेल थ्योरी पेश की गई और सेल थ्योरी में ये कहा गया कि सेल्स ओनली कम फ्रॉम अदर सेल्स, contradicting the earlier theory of
स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एक थ्योरी थी जिसमें ये कहा, ये एरिस्टोटल के टाइम की है, ये तकरीबन 300 BC बिफोर द क्राइस्ट ये नजरिया चलता था। और ग्रीक्स जब ये इनके पास नॉलेज में काफी आपने एरिस्टोटल का नाम, अरस्तु का नाम सुना होगा, और उसने ये कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो पॉसिबल है। वो उसमें बहुत सारी एग्जांपल दी गई थी कि अगर आप किसी बर्तन के अंदर कपड़े पुराने रख दें या आप कोई और चीज रख दें तो कुछ देर के बाद उसके अंदर जो चूहे हैं वो बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। तो असल में तो उसकी रीजन और थी, और जो बाद में पता चला कि वो कहीं ना कोई जो एनिमल है वो वहाँ पर एग्स देता था, या वो जो हमें कीड़े मकोड़े नजर आते वो बेसिकली फ्लाइज जो थी उनके बच्चे वगैरह होते थे, जब वो अंडे वहाँ पर देते थे। बाद में जब उनको बाकायदा एयर टाइट किया गया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको फिर जो है वो सेल थ्योरी माना गया कि जो सेल से बने हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नए सेल जो हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई आपको चंद चीजें मिला के सेल बना लें। सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल। उसके 3 प्रिंसिपल थे सेल थ्योरी के, जो सेल थ्योरी पेश की कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। पहली बात ये कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से बनी है। और दूसरी ये है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। स्ट्रक्चर भी उससे बनी है और फंक्शन भी डिफरेंट। सेल्स कम ओनली फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल जो है वो रेप्लिकेशन से, एग्जिस्टिंग सेल की रेप्लिकेशन से आते हैं। सेल जो है वो एग्जिस्टिंग सेल की रेप्लिकेशन से पैदा होते हैं। ये एग्जिस्टिंग सेल है वो ही डिवाइड करते हैं तो नए सेल आते हैं। ये नहीं होता कि आप कोई चीज ऐसे रखें और वहां सेल बन जाए। तो ये इसको सेल थ्योरी कहते हैं, और ये पोस्टुलेट स्टूडेंट्स आपने याद करने हैं। सेल थ्योरी जब आपसे कहा जाए तो उसमें ये 3 पोस्टुलेट जो हैं कि ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, और सेल्स कम ओनली फ्रॉम द रेप्लिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल। तो ये आपने जरूर करना है। उसके बाद सेल डाइवर्सिटी है। सेल मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जब सेल बनते हैं, जाइगोट से सेल बनते हैं, तो वो शुरू में उनके अंदर क्लीवेज होती है, तो वो तो एक जैसे ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन शुरू होती है। हार्ट सेल अलग तरह के हो जाते हैं, और लिवर सेल और तरह के हो जाते हैं, और जो आपके ब्लड सेल है और तरह के हो जाते हैं, स्किन सेल और तरह के हो जाते हैं। वो इसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो सेल डिफ्रेंशिएट होने, बेस एक ही है। तमाम सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की मिकदार है वो एक होती है, मटेरियल एक जैसा। ऑर्गेनेलीज का फिर फर्क आता जाता है। किसी में जहां पर ज्यादा काम है तो वहां पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां एनर्जी ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, और वो बाद में बनते हैं। लेकिन सेल मजमूई तौर पे जो उनका बेस है वो एक है, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गन्स के भी सेल के अंदर इसको स्टूडेंट याद रखिए, इसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। जब सेल जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होते हैं, तो उसके बाद सेल्स के अंदर एक स्टेज पे आके डिफ्रेंसिएशन होती है, और डिफ्रेंसिएशन से फिर डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। हर ऑर्गन के सेल जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेसिक सेम होती है। उनके क्रोमोसोम सेम होते हैं। कुछ क्रोमोसोम काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो किसी में कोई काम कर रहे होते हैं, किसी में कुछ और क्रोमोसोम काम कर रहे होते हैं, किसी में कुछ और क्रोमोसोम काम कर रहे होते हैं, तो या जीन्स कर रहे होते हैं। तो जीन्स होते सारे के सारे ही हैं। ये हम कभी इस पे बात करेंगे तो फिर पूरी डिटेल के अंदर आपको बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो यूं आप समझ लें कि हर 6 कमरे हैं, 6 कमरों के अंदर अगर 10-10 बल्ब लगे हुए हैं, कहीं हम ग्रीन जला देते हैं जहाँ ग्रीन लाइट जिनको पसंद है, वो किसी जगह पे हम रेड जला देते हैं जिनको रेड लाइट पसंद है, और कहीं जगह हम ब्लू जला देते हैं जहाँ ब्लू लाइट अगर उनको पसंद है, ये उसकी जरूरत है। तो ये तरीका होता है 20-20 सब के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ जो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सिमिलर है, ठीक है।
और नंबर ऑफ जीन्स भी ऑलमोस्ट सभी के अंदर ही होते हैं, हर सेल के अंदर एक जैसे, लेकिन जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो किसी ऑर्गन में कुछ कर रहे होते हैं, किसी में कुछ कर रहे होते हैं, तो ये सेल डाइवर्सिटी डेवलप होती है। उसी हिसाब से फिर सेल का साइज, उनकी शेप ये भी चेंज होती है। क्रोमोसोम वही होंगे, अगर आप यूं देख लें कि अगर हमारी सेल जो है वो नर्व्स के सेल तो बहुत लंबे हैं, लेकिन क्रोमोसोम उनके अंदर भी वही 46 है। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारे ब्लड के सेल हैं तो वो राउंड हैं, गोल हैं, स्मॉल हैं और बहुत सारी तरह के हैं, लेकिन हर सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल में भी, व्हाइट ब्लड सेल में भी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो वही 46 है। आरबीसीज का कुछ और है कि बाद में आके न्यूक्लियस जो उनका वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, जो फाइनल स्टेज होती है वो भी बताएंगे किसी वक्त पे क्यों होती है। सो योर बॉडी कंटेन्स अबाउट 10⁻⁷ to 10⁻14 सेल। ये आप समझते हैं कि 10 की ताकत 13 और 10 की ताकत 14 का क्या मतलब है कि 10 को 14 दफा अगर जरब दें और 10 को 13 दफा जरब दें तो जितने अमाउंट हमारे पास आती है, जो फिगर आती है, उतने सेल होते हैं, और ये मिलियंस में है। और सेल्स ऑफ 300 डिफरेंट सेल टाइप, 300 मुख्तलिफ तरह के सेल होते हैं। जैसे हमने कहा ब्लड, जो स्किन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, लिवर सेल, तो ऐसी 300 किस्म के सेल हैं जिनको 4 बड़े ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है, वो हम देखेंगे आज। नेक्स्ट है स्टूडेंट के सेल साइज जो है वो फर्क है। So the few types of cells are large enough to be seen by unaided eye, जिसको आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। कुछ सेल ऐसे ह्यूमन एग या कोई भी ओवा जो है या एग है उसको आप देख सकते हैं, वो भी सेल है और वो सबसे बड़ा सेल है, ठीक है, और उसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। मोस्ट सेल आर स्मॉल फॉर 2 मेन रीजन, और जो आप समझ लें कि हमने बात की कि जो इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और नर्व सेल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, ऐसे ही जो ब्लड सेल हैं उनको माइक्रोस्कोप बगैर नहीं आप देख सकते। सो मोस्ट सेल्स आर स्मॉल फॉर 2 रीजन, 2 वजह हैं कि सेल छोटे क्यों हैं। द सेल्स न्यूक्लियस कैन ओनली कंट्रोल ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म। पहली बात ये कि एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ी जगह पे कंट्रोल कर सकता है। और सेल्स आर लिमिटेड इन साइज बाय देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो उनका है, अगर बहुत बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो चेंज हो जाएगी, जिससे उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स हैज ए रिलेटिवली लार्जर सरफेस एरिया देन ए सिंगल सेल लार्ज सेल। अगर सेल एक ही है और वो जरा बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा नहीं होगा जितने वही सेल, उसी को अगर हम हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। स्टूडेंट इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप यूं देखें कि अगर हम एक ड्रॉप है, सपोज इसका ऑयल का ड्रॉप है, तो उसके ऊपर उसको अगर हम डायरेक्टली कहेंगे डाइजेस्ट कर लें तो वो उसका सरफेस एरिया इतना नहीं है कि उसके ऊपर जो हमारे जो केमिकल्स हैं जो बॉडी के वो उनको अफेक्ट कर सकें, ठीक है, खासतौर पे एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम खासतौर पे। लेकिन जब ये गाल ब्लैडर में से एक रतूबत जाती है उसके ऊपर और उसको वो एमल्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में वो ब्रेक कर देती है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसपे जो केमिकल्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो सेम हियर जो डाइजेस्टिव जो सरफेस एरिया है सेल्स का, वो जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उनका काम करना आसान हो जाता है। So this is important because the nutrients, oxygen and other materials a cell requires must enter through its surface. जो surface area बड़ा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट भी आएंगे और ज्यादा, तो वहीं से गुजरना है ना, तो सरफेस एरिया ज्यादा है।
So as a cell grows larger, at some points its surface area becomes too small to allow these materials to enter the cell quickly enough to meet the cell. जैसे ही सेल का साइज बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की बात हो रही है, ये बात याद है। वैसे तो बड़ा हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम टू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो एक लॉ है, फिक्स लॉ इसे कहते हैं। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है और सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है, जो भी हम मटेरियल उसके अंदर इंटर कर रहे हैं और जो फासला है, ठीक है। जो मिसाल के तौर पे एक कोई केमिकल इंटर होना है अगर सेल के अंदर, तो वो कितने फासले पे है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और सरफेस एरिया कितना है और डिस्टेंस, ओवर डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये जितनी उसकी डिफ्यूजन है वो कम होती जाएगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है सरफेस एरिया, सेल का सरफेस एरिया कितना है, कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है, कितनी ज्यादा मिकदार में जो चीज आप गुजारना चाह रहे हैं उसके अंदर वो कितनी है। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसके ऊपर फिर डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस से जो ये चीज है वो सेल के अंदर इंटर होगी। तो इसको हम फिक्स लॉ कहते हैं और इसको आप जरूर कर लीजिएगा और फिक्स लॉ को कहीं से डिटेल के अंदर भी जरूर हम किसी वक्त पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास सेल शेप है। सेल्स कम इन वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। अब शेप, अब देखें हमने कहा था शुरू में सेल बिल्कुल एक जैसे ज़ाइगोट से बनते हैं और उनमें जब क्लीवेज होती है तो 2 सेल बने, 4 बने, 8 बने और 16 और कुछ सेल साइज तक, मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ नंबर हैं, तो वो सेल एक ही साइज के रहते हैं, एक ही तरह के। लेकिन उसके बाद फिर साइज का भी चेंज होना शुरू हो जाता है और उनकी शेप भी। जैसे जैसे फिर जिस डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जिस जगह पे जो सेल का काम है उस तरह के हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि जो नर्व सेल हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एग सेल जो हैं दे आर स्मॉलर एंड राउंड इन शेप। So the neurons from your toes to your head are long and thin. Blood cells are round disc so that they can flow smoothly. तो वो ताकि स्मूथली ब्लड जो है फ्लो कर सके। तो जिस तरह का फंक्शन है उस तरह की शेप सेल्स की जो हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है 2-3 इसके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 2-3 लेक्चर होंगे। तो कल हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और चीजें जो हैं वो आगे